हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। आरती इंडस्ट्री एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। कल इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट काफी शानदार रहा। कंपनी ने वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 31% किया। 31% ग्रोथ करने के बावजूद भी स्टॉक 15% से ज्यादा गिर गया। आप यहाँ चार्ट पे देखोगे तो पूरा एक ये बड़ा कैंडल है जिसके अंदर आप देख सकते हो पूरा रेड कैंडल है। यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा खासा रहा और स्टॉक एक तरीके से डंप हुआ है। ठीक है, लगभग यहाँ कहीं ये स्टॉक कल क्लोज हुआ 750 में, ओपन हुआ 765, लगभग 15 रुपए स्टॉक ऊपर खुला। उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो क्यों नीचे आया? ऑफकोर्स अगर आप रिजल्ट देखोगे शानदार है, पूरी बैलेंस शीट वगैरह देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, एक ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पिक्चर परफेक्ट स्टॉक है। लेकिन गिरावट का जो कारण है वो मेन कारण इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर है। मैनेजमेंट ने ये 1 घंटे की पूरी कॉल करी है, मैंने ये पूरी सुनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर नोट करे आप लोगों को बताने के लिए। वो सब पॉइंट्स ये हैं, क्या है कंपनी का इंडस्ट्री व्यू, चाइना का क्या प्रेशर है, बांग्लादेश का क्या इम्पैक्ट है, वॉल्यूम क्या है, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर करूँगा। ठीक है, वीडियो जो होगा वो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। कोशिश रहेगी आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूँ, लेकिन बाय सेल करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना डिसीज़न आप खुद लें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को इसका बिज़नेस मॉडल नहीं पता, क्विकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंपनी करती क्या है। कंपनी केमिकल्स बनाती है। वो केमिकल्स जो यूज़ होते हैं किस चीज़ के अंदर? फार्मा इंडस्ट्री के अंदर केमिकल यूज़ होते हैं इनके पिगमेंट्स में, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, एग्रोकेमिकल के अंदर, एनर्जी में जैसे गैसोलीन वगैरह हो गया, पॉलीमर्स पेंट वेंट में और होम केयर के अंदर। तो कंपनी ये सभी इनका पूरा एक प्रोडक्ट रेंज है जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। बट प्रॉब्लमैटिक ये है कि जो ये एनर्जी सेगमेंट है ये 41% है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। और अगर एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं तो ओवरऑल जिनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो समझने वाली ये है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर रीजन वाइज सेल्स दे रखी है। इंडिया 41% पे है जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मिडल ईस्ट 32% पर है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका 12% है। यूरोप 4% पे है। यूरोप पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। ग्रेजुअली यूरोप घट रहा है, जबकि यूरोप का आप साइज़ देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यूरोप का नंबर इसलिए घट रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो इसीलिए यूरोप के अंदर जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। जैसे-जैसे करके यूरोप के अंदर चीज़ें सेटल होंगी, अभी रशिया यूक्रेन वॉर सेटल नहीं हुआ है, अगर वो मान लो वो सॉल्व हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर वापस से कंपनी शुरू होती हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, बैक टू नॉर्मल, तो यूरोप का नंबर यहाँ बढ़ेगा। अगर यूरोप का नंबर बढ़ेगा तो कंपनी के आगे आपको सेल्स के अंदर नंबर बढ़ते नज़र आएँगे, साथ के साथ आपको मार्जिन्स इंप्रूव होते नज़र आएँगे। वो कैसे होगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले इनका एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं क्या है। तो वैल्यूएशन वाइज़ मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, 22,000 करोड़ की। स्टॉक पी 46 है। आपको कम लग रहा होगा लेकिन कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पी है। अगर आप इसका इंडस्ट्री का मीडियन देखोगे 39 पॉइंट्स पे आता है, ठीक है, 39 के मल्टीपल पे। कंपनी को अगर आप 3 ईयर व्यू पे देखोगे तो ऑफ कोर्स ये अपने मीडियन से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लगभग ऊपर गया, लगभग स्टॉक 63 के मल्टीपल पे, अभी 48 पे आ गया है। स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद अगर आप 1 ईयर पे देखोगे तो थोड़ा नीचे है और 5 ईयर देखोगे तो काफ़ी ऊपर है। नेट-नेट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ा ज़्यादा है। आरओसी 7% है, बहुत पुअर है। आरओई 8% है, कोई शानदार नहीं है ये भी, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा बोलना है कॉन्फ्रेंस कॉल में, उनका पूरा फोकस है अपने आरओई और आरओसी को इम्प्रूव करने के लिए। डेट टू इक्विटी 0.61, मतलब कंपनी के ऊपर डेट है। बैलेंस शीट देखोगे अगर आप तो रिजर्व्स 5100 करोड़ के हैं, लेकिन बोरिंग्स यहाँ पे 3000 करोड़ से ज़्यादा है। बोरिंग्स कंपनी क्यों ले रही है? कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। एक्सपेंशन कहाँ कर रही है आप देख सकते हो, कैश एंड वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी हर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी पे खर्च कर रही है। तो क्यों खर्च कर रही है कंपनी कैपेसिटी पे? क्योंकि कंपनी को आइडिया है अपनी इंडस्ट्री का कि इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ रही है। किस लिए डिमांड बढ़ रही है? ऑफ कोर्स देखो जैसे-जैसे करके ग्लोबली डिमांड जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया। एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, फार्मास्यूटिकल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पिगमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा, कपड़े लोग बहुत खरीद रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। नेट-नेट जैसे-जैसे करके बाकी सेक्टर बढ़ रहे हैं, इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करने के लिए कैपेक्स करना पड़ता है और कैपेक्स यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ रही है। नेट-नेट ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बात करें अगर इनके प्लेज परसेंटेज की तो 3.79% की यहाँ पे प्लेज करी हुई है इन्होंने। प्रमोटर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप देखोगे, प्रमोटर के पास 43% का स्टेक है। इस 43 का लगभग 3-4% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है, जो कि इतना बड़ा प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज़ स्टॉक थोड़ा-सा महँगा है क्योंकि स्टॉक पी ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार है। 31% की ग्रोथ यहाँ कंपनी ने करी है और आगे भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। आप यहाँ मार्जिन देखोगे तो 16% पर है। सारा प्रॉब्लमैटिक एरिया यहीं से शुरू होता है। स्टॉक गिरा ही इसकी वजह से है और क्यों चलेगा मैं आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन पहले ये देखो कि ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से ज़्यादा होता था, ठीक है, लास्ट काफ़ी सालों से, लेकिन 2 साल से 16% के आसपास है। तो मार्जिन यहाँ पे कंपनी का घट रहा है और मार्जिन घटने की वजह से जो प्रॉफिट लगभग 1000 करोड़ के ऊपर था, वो प्रॉफिट 500 करोड़ से नीचे आ गया है। तो स्टॉक यहाँ पे इसीलिए गिर रहा है।
ठीक है? प्लस बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे हेल्दी रिजर्व्स हैं, डेट यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा है, डेट बढ़ने की वजह से भी एक प्रॉब्लम आती है कि कंपनी की इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है। इनको क्वार्टर के अंदर देखो 64 करोड़ रुपीज़ पे करना पड़ा। एनुअली पिछले साल 211 करोड़ रुपए इन्होंने पे करना पड़ा, किस चीज़ के अंदर? इंटरेस्ट में। तो क्या ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है? तो देखो जो कंपनी एक्सपैंड करती है, वो इंटरेस्ट तो पे कर लेती है क्योंकि उसके रेवेन्यू काफ़ी हेल्दी होते हैं। प्लस आगे जाके जब रेट कट होगा, तो रेट कट से बेनिफिट ये मिलेगा, इनकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस इंटरेस्ट की हाई इंटरेस्ट रेट पर होंगी और वेरिएबल कॉस्ट पर होंगी, वो इंटरेस्ट अगर घटेगा, उसकी दर घटेगी, तो यहाँ पर जो ये इनके इंटरेस्ट की पेमेंट्स है, ये घटेंगी। अगर ये पेमेंट घटेगी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है? तो इतना बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो हेल्दी है, प्रमोटर के पास अच्छा स्टेक है, डीआई के पास 10% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास में होल्डिंग जो है घट रही है, एफआई की होल्डिंग भी ठीक-ठाक है। नेट-नेट पब्लिक की होल्डिंग घटना एक अच्छी चीज़ है, पब्लिक अगर स्टेक यहाँ बेच रही है और एफआई, डीआई स्ट्रॉन्ग हैंड्स खरीद रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। अब इतनी कहानी करने के बाद लोग बोलेंगे ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे मार्जिन कम है, यहाँ पे ग्रोथ जो है हेल्दी है, आगे जाके स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ सीधा। अब देखो मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग जो ग्रोथ करेंगे वॉल्यूम की वो 30% तक करेंगे, ऐसा उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है। अगर मैनेजमेंट अपने रेवेन्यू के अंदर 30% की ग्रोथ दिखा देता है, देखो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा 30% से तो हो सकता है 20% या 25% से यहाँ पर इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी बढ़े, व्हिच विल बी अ वेरी हेल्दी ग्रोथ। लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है, ये जो मार्जिन है ना, इसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है। और इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका बोलना है कि जो चाइना है, वो काफ़ी ज़्यादा डंपिंग कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डंपिंग फ्रॉम चाइना इनटू ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन इन ऑनगोइंग प्रेशर ऑन मार्जिन्स। चाइना क्या करता है, सस्ता माल बनाता है अपनी कंट्री के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर उसको डंप करना शुरू कर देता है। तो जो लोग इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कंपनीज, उनको काफ़ी इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट कैसे आता है? उनके मार्जिन्स घट जाते हैं क्योंकि अपने क्लाइंट्स को होल्ड करने के लिए उन्हें सस्ता माल बेचना पड़ता है। तो वैसे करके जो आरती इंडस्ट्री है, इनका रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है, नो डाउट। ये लोग अपने कस्टमर्स को वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं कि आप हमसे माल लो, लेकिन ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ कोई शानदार नहीं है, प्लस मार्जिन भी शानदार नहीं है। रेड सी क्राइसिस है, रेड सी की वजह से थोड़ा-सा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट हो जाती है। रेड सी क्राइसिस क्या होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया काफ़ी वीडियोज़ में। जो हाउती पायरेट्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, समुद्र के अंदर लूट-वूट कर लेते हैं और उसका एक डिफरेंट पॉलिटिकल एंगल है, ठीक है, जो कि इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर से रिलेटेड है, वो आप अलग से पढ़ लेना गूगल पे, ठीक है, कैसे होता है। बट नेट-नेट थोड़ा-सा इम्पैक्ट रहता है जिसकी टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाता है। उसी के चलते एक इम्पैक्ट है, प्लस कंपनी का कहना है जो एबिटा जो बढ़ रहा है इनका, ऑफ कोर्स सीवियर प्राइसिंग प्रेशर है चाइना की तरफ से, लेकिन फिर भी कंपनी 16% का एबिटा मार्जिन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होते हैं। नेट-नेट अगर लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कंपनी ठीक है। क्यों ठीक है? मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि कंपनी के पास में काफ़ी एक तो हेल्दी यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, ठीक है? 30% की ग्रोथ आएगी। दूसरी चीज़, कंपनी के कुछ कैपेक्स जो कंपनी ने इतना हेवी किया है, वो सब कैपेक्स आगे-आगे ग्रेजुअली स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? फेज़ 2 एसिड रिवैम्प है, ठीक है? वो एक्सपेंशन जो है क्वार्टर 1 में शुरू हो गया है। कंपनी इस साल 50% तक की कैपेसिटी पे उसको रन करेगी, वहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, प्लस अगले साल 80% तक वो वॉल्यूम जा सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। तो अगर ये जाएगा तो डेफिनिटली जो ये आप सेल्स के नंबर देख रहे हो, ये इंप्रूव होते हुए आपको नज़र आएँगे। दूसरी चीज़, कंपनी ने जो इतना पैसा यहाँ पे खर्च किया है, ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये सारा पैसा जा रहा है यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। किस चीज़ में? एंटी इथाइलेशन एक्सपेंशन है, डीबॉटलिंग-नेकिंग एक्सपेंशन है, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर एक्सपेंशन है, क्लोरोटोलिन है यहाँ पर, एमपीपी, ये सब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये सब प्रोजेक्ट्स अच्छी प्रोग्रेस के साथ चल रहे हैं। अपने टाइम पे अगर कंप्लीट होते हैं, व्हिच विल बी वेरी गुड। और मैनेजमेंट का कहना है कि वहाँ से हमें एक और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मैनेजमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है, इस तरीके से इतने बड़े-बड़े एक्सपेंशन कर रहा है। ऑफ कोर्स इनको वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, इनके पास में वहाँ पे क्लाइंट्स हैं। अगर क्लाइंट्स होते हैं, तो मैनेजमेंट उस तरीके से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आगे बेशक हो सकता है इन्हें सस्ता माल बेचना पड़े। 15-16% का मार्जिन जो है ना, कोई पुअर मार्जिन नहीं है। ये मार्जिन इसीलिए कम लग रहा है क्योंकि स्टॉक का पी ज़्यादा है। ठीक है? अगर पी मान लो आप 20 पे आ जाए, आधा हो जाए, तो उसके हिसाब से ये मार्जिन बहुत शानदार है, 15-16% का है। तो नेट-नेट मैनेजमेंट को देखो स्टॉक प्राइस से लेना-देना नहीं होता। मैनेजमेंट अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से चलेगा, अपनी ग्रोथ के हिसाब से चलेगा। तो मैनेजमेंट का ग्रोथ का आगे का व्यू काफ़ी सॉलिड है, इसीलिए मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है। इस साल भी क्वार्टर 1 में 270 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। आगे भी मैनेजमेंट 1200 से 1500 करोड़ रुपए और खर्च करेगा पूरे साल के अंदर, व्हिच विल बी अ फैंटास्टिक। एक बड़ा एक कैपेक्स है जो कि हर साल कंपनी कर रही है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू देखा जाए तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी चल रही है। यहाँ पे देखो अगर 15-16% का मार्जिन हो रहा है जो कि पुअर नहीं है, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, प्लस मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है कि हम 30% से वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। बस एक चीज़ जो सही नहीं है वो ये है कि मार्जिन थोड़ा वोलेटाइल रहने वाला है क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की
कैटेगरी है, पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, तो अगर मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो मैनेजमेंट का यही बोलना है कि हम आगे गारंटी नहीं दे सकते कि मार्जिन 16% रहेगा, 17 रहेगा, 20 रहेगा या 15 हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के चलते जो मार्केट है, वो थोड़ा-सा इसको लेके के अनडिसाइसिव है और उन्होंने स्टॉक को गिरा दिया है। और बाकी चीज़ें मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, कंपनी ने यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर भी करा है, वो जॉइंट वेंचर की डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे बेनिफिट ये है कि एक यूपीएल नाम की बड़ी कंपनी है, जिसने इनका जॉइंट वेंचर किया है, निफ्टी 50 का पार्ट भी थी। तो ये लगभग 300 करोड़ का कैपेक्स है। जब ये शुरू होगा क्वार्टर 1 एफवाई 27 में, रेवेन्यू पोटेंशियल रहेगा 400 से 500 करोड़ 2 से 3 साल के अंदर, व्हिच विल बी अ वेरी गुड कैपेक्स यहाँ पर। अगर 300 करोड़ के बाद इनको अगर ये सब रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि एक जेवी है, अगर यूपीएल जैसी बड़ी कंपनी के साथ अगर जेवी कर रहे हो आप, तो डेफिनिटली आपको आगे जाकर के और नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं यूपीएल के साथ या किसी और कंपनी के साथ। नेट नेट अगर मैं इसको समराइज करूं, तो देखो चाइना की तरफ से प्रेशर है, ठीक है। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। बांग्लादेश के अंदर इनको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं है। जो कंपनीज़ वहाँ पे रन कर रही हैं, उनका मतलब जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बांग्लादेश में थोड़ा अभी राइट्स वगैरह हो गया। इस कंपनी में कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है। डिमांड आउटलुक देखोगे तो क मैनेजमेंट का बोलना है डिमांड अच्छी है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अगर यूरोप ओपन होगा, तो यूरोप के साथ-साथ डिमांड और बढ़ेगी। इंडस्ट्री में ठीक-ठाक ग्रोथ है, जेवी कंपनी कर रही है, मैंने आपको समझा दिया यूपीएल के साथ, वॉल्यूम ग्रोथ समझा दिया। ये सब चीज़ें हैं। नेट-नेट आप बोलोगे इतनी कहानी समझ में आ गई हमें, ओके, स्टॉक को खरीदना है कि बेचना है? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, तो स्टॉक से दूर रहो, ठीक है? क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू होना केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत ज़रूरी है। आगे अगर आपको चाइना की डंपिंग अगर थोड़ी-सी कम हो जाती है, प्लस यूरोप ओपन हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली डिमांड कर्व बढ़ेगा, तो स्टॉक के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ेंगे कंपनी के, तो ये ग्रोथ आपको प्राइस में भी देखने को मिलेगी, वो नेट प्रॉफिट के साथ-साथ। बात करते हैं जिन लोगों ने ऊपर खरीदा हुआ है, तो अभी आपको यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि एकदम बड़ा डिप आया है। हो सकता है मार्केट में अगर सेंटिमेंट्स आगे वीक हों, क्योंकि अभी निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई है, 24,400 के आसपास चल रहा है। अगर वहाँ से क्योंकि टॉप से 3-4% ही गिरा है। अगर निफ्टी टॉप से और गिरता है, थोड़ी अच्छी 5-7% की करेक्शन और देखने को मिलती है अगर फ्यूचर के अंदर, तो डेफिनिटली आपको बाकी सभी स्टॉक्स के अंदर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक का सपोर्ट कहीं न कहीं मुझे लगता है आपको यहाँ पे 570 के लेवल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? किसी को अगर लेना हो, तो आप साइ 570 पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके यहाँ खरीद सकते हो। और नीचे अगर स्टॉक आएगा और थोड़े अगर सेंटिमेंट्स वीक हुए, तो कहीं न कहीं जो दूसरा सपोर्ट बनेगा, वो बनेगा 528 के आसपास। उससे नीचे बात करें तो लगभग-लगभग जो उसका पुराना सपोर्ट है यहाँ पे, इस पे आने के चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ ऑटोमैटिकली यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। तो ग्रोथ को देखते हुए मार्केट इतना ज़्यादा बेरिश तो मुझे लगता है होगा नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। किसी को अगर खरीदना हो, तो आप पहला लेवल देख सकते हो 570 और नीचे देख सकते हो 520, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से खरीदना, शॉर्ट टर्म के व्यू से कोई इसके अंदर एंटर ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है, देखो 2 तरीके के करेक्शन होते हैं, मैं समझाया तो आप लोगों को क्या मतलब होता है। एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन का मीनिंग ये होता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन साइडवेज चला जाएगा, घूमता रहेगा साइड में, और पूरा टाइम इसके अंदर लेगा 3, 4, 6 महीने, साल भर तक। उसके बाद चलेगा जब पूरा स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आता जाएगा, तो पीई नीचे आएगा, रिजल्ट और अच्छा आएगा, पीई नीचे आएगा, तो स्टॉक सस्ता होता जाएगा और स्टॉक यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिखेगा, ठीक है? उसके बाद चलेगा। दूसरी चीज़ होती है प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन में क्या होता है कि स्टॉक जल्दी-जल्दी नीचे आएगा, ठीक है? थोड़ा-सा साइडवेज जाएगा, वापस से चलना शुरू कर देगा, क्योंकि स्टॉक पहले सस्ता होगा, बाद में फटाफट चल जाएगा। तो नेट-नेट लॉन्ग टर्म वाले लोग अगर खरीदेंगे, तो बेशक चाहे नीचे आए स्टॉक, चाहे साइडवेज जाए, आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट की कॉल मैंने सुनी है। मैनेजमेंट समझदार है, उनको फंडामेंटल्स का अपना आइडिया है, किस तरीके से कंपनी के अंदर उनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्री का आइडिया है, मैंने पूरी सुना है उसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप बनाओगे, कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले लोग दूर रहें। खरीदने के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, जिन्होंने ऊपर खरीदना है थोड़ा वेट करो एवरेज करने के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू मैंने आपको समझा दिया है। कोई अगर आपको और क्वेश्चन हो जो मैंने मिस कर दिया हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा उसके ऊपर। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। आप लोगों के कमेंट से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है इस तरीके के एनालिसिस वीडियोज़ बनाने के लिए। आप अगर चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिसके अंदर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, जैसे कि कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर के, इनकी प्रेजेंटेशन को लेकर के आपको लॉन्ग टर्म का व्यू देखने को मिलेगा, उसके अंदर समझने का व्यू मिलेगा, ठीक है? आप अगर 6 महीने, साल भर पुराना वीडियो भी देखोगे, तो भी आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर क्या व्यू बन रहा है स्टॉक के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।